सिंक्रोनस जनरेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, सिंक्रोनस जनरेटर से आपका 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पॉसिबल है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 17 में भी पूछा, 18 में भी पूछा, 19, 20, 21, 22, 23 हर साल एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि मैं आपको ना लगभग 70% नंबर जो है इलेक्ट्रिकल मशीन में दिला सकता हूँ, वो भी बहुत कम एफर्ट डाल के आपको मिल सकता है। इसके लिए मैंने काफी मेहनत करी है और एक इस टाइप के मॉड्यूल का कोर्स बनाया है जिसमें कि जितने भी टॉपिक्स गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनको न्यूमेरिकल्स के थ्रू आप तक पहुंचाया जाए। इलेक्ट्रिकल के सभी स्टूडेंट्स के मन में बस एक ही बात इस समय चल रही है, गेट 2025 को लेकर के, कि सर इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको कैसे डील किया जाए, ज्यादा नंबर इनमें कैसे अटेन किए जाएं, क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं और किन एरियाज पे ज्यादा फोकस करने से हमें मैक्सिमम मार्क्स का गेन हो सकता है। ये जो सेशन है इसको मैंने यही आपके सारे कंफ्यूजन्स को आंसर करने की कोशिश की है। अंत तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेटेज और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है एक धमाका भी करूंगा, जिस धमाके का आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया होगा। रिवीजन कैसे करना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसी सेशन में मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहला जो आप लोगों के मन में ना, मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट इस समय यही दिमाग लगा के बैठे हुए हैं कि सर अभी तो टाइम कम बचा हुआ है, अब तो 6 मंथ का टाइम है, तो क्या पॉसिबल है कि मैं इलेक्ट्रिकल मशीन को स्किप कर दूं। मुझे पता है आपके दिमाग में ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि क्या ना स्किप इलेक्ट्रिकल मशीन। तो आपको मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है। वेटेज इलेक्ट्रिकल मशीन का कितना है ये समझना है, कितना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, कैसे कम ड्यूरेशन में इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम गेन किया जा सकता है बिना पूरी तरह से कंप्लीटली सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़े हुए भी कैसे मार्क्स अटेन किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो यार, ठीक है। और जो तुमने पुरानी मिस्टेक्स करी हैं वो अब आगे नहीं करनी है। तो कौन सी मिस्टेक आपने करी है इसकी भी मैं बात करने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कितना वेटेज है। वेटेज में आपको चैप्टर वाइज अलग अलग सेग्रीगेट करके दिखा देता हूं। 2024 आप सबको पता है, सभी ने जो भी 2025 देने जा रहा है उसने 2024 जरूर देखा होगा, ठीक। लगभग 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पे कि 2023 से 17 तक का जो स्ट्रक्चर रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन में क्वेश्चन पूछने का, उस पर मैं आपका डिस्कशन कर लेता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां मैंने एक एक अलग अलग मेंशन किया हुआ है, एक एक अलग अलग मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। तो यार ये डिफाइन जरूर था लेकिन इसमें से कोई क्वेश्चन पूछता नहीं था। अभी भी आप यहां देखो तो यहां पे कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं पूछा जाता। हाँ, बेसिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का जो है वो सिंक्रोनस जनरेटर्स और सिंक्रोनस मोटर्स में, या फिर आप इंडक्शन मशीन में कह सकते हो, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन से लिंक करते हुए क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते, ठीक। तो उसी में कवर भी हो जाते, मतलब इस पार्ट पे आपको ज्यादा फोकस करने की नीड खत्म हो गई। दूसरा है आपका सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। अब देखो, ये सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का वेटेज रहा है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो तो यहां पर 20 और 18 में आया था, अभी 24 में भी आया था। फिर 23 में अगर बात करें 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो देखो ट्रांसफॉर्मर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अकेले ट्रांसफॉर्मर की अगर बात की जाए तो ट्रांसफॉर्मर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको नजर आ रहा होगा, और उसमें भी सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। अब 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की मैं बात करूं तो देखो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में जब भी क्वेश्चन आया है लगभग 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। और एक और खास बात मैं बताऊं कि इसमें कभी भी अनबैलेंसिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना आगे आएगा, क्योंकि अनबैलेंसिंग के क्वेश्चन को दे पाना और उतनी देर में कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब बेसिक पोर्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर से आपका जो है वो क्वेश्चन क्रिएट होगा, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्रिएट होने की संभावना बनी हुई है। इसके बाद मैं बात करूं डीसी मशीन से, तो डीसी मशीन में अगर 1 मार्क्स की बात करूं तो देखो डीसी मशीन में एज अ जनरेटर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं। एक एज अ जनरेटर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है, वो भी 17 और 21 में। 24 में
आपका जो है वो मोटर पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, जनरेटर पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया था। यानी यहां पर एक इंपॉर्टेंस तो है कि जनरेटर का 3 साल बाद आया, 3 साल बाद आया, तो पॉसिबिलिटी है डीसी जनरेटर, जनरेटर में भी सेपरेटली शंट, और आपको ध्यान रखना है सेपरेटली शंट, और आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा भाई साहब कंपाउंड में, क्यूमुलेटिव कंपाउंड पे, क्योंकि अभी तक में क्यूमुलेटिव कंपाउंड पे इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है और संभावना बहुत ज्यादा है कि ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड पे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए बात करते हैं मोटर्स पे। तो यार मोटर्स की बात करें तो डीसी मोटर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, फिर डीसी मोटर्स में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है 2024 में भी क्वेश्चन आया। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शंट सीरीज और सेपरेटली। देखो शंट सीरीज और सेपरेटली से मोटर में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, 2 मार्क्स में भी देखो। तो ये एक ऐसा है जो कि आपको ना लगभग 3 मार्क्स, 2 मार्क्स का एक और 1 मार्क्स का एक, ये 3 मार्क्स आप 100% पा सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान दो, या तो 2 मार्क्स में पूछा है या 1 मार्क्स में। सिर्फ एक ही ऐसा साल था 2018 जब 1 और 2 दोनों मार्क्स में पूछा था, तो 2 नंबर आप डीसी मशीन को रख सकते हो। देखो ट्रांसफॉर्मर में आपके लगभग 3 नंबर से 4 नंबर के बीच में आएंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। और डीसी मशीन की बात करूं तो डीसी मशीन में आपका जो है, मुझे जो एक्सपेक्टेड है वो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, मोटर या जनरेटर से आ सकता है। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर आगे 3 फेज इंडक्शन मशीन से, तो देखो 2 मार्क्स और 1 मार्क्स, अभी इस साल भी आपका 2024 में भी एक क्वेश्चन पूछा इन्होंने। तो यहां पर ये जो है आपको नजर आ रहा होगा वेटेज कितना हाई है, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि भाई ये 4 मार्क्स का वेटेज है। 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन। यानी इंडक्शन मशीन की मैं बात करूं तो यहां पर वेटेज आपका पॉसिबल है 3 to 4 मार्क्स। और यार ध्यान देना, इसमें 3 to 4 मार्क्स में आप आराम से ये 4 मार्क्स पा सकते हो। इंडक्शन मशीन काफी इजी टॉपिक होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मशीन की बात करें तो देखो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन से 1 नंबर का क्वेश्चन एक बार आया, 2 नंबर का क्वेश्चन आपको 2 बार दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ इसका अगर आपने ना सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड होती है मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क पाने के लिए, या क्वाड्रेचर में, या इसका इलेक्ट्रिकल मॉडल सिंगल फेज इंडक्शन मशीन का क्या है, रोटर का रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रोटर रेजिस्टेंस और बैकवर्ड रोटर रेजिस्टेंस अलग अलग स्लिप पे क्या है, भाई साहब बस इतने से आपका क्वेश्चन बन जाएगा गेट का। इससे ज्यादा बाहर ये जाने वाले नहीं है। सिंक्रोनस जनरेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सिंक्रोनस जनरेटर से आपका 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पॉसिबल है। यहां पर अगर आप देखो तो 17 में भी पूछा, 18 में भी पूछा, 19, 20, 21, 22, 23, हर साल एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर भी आपको लगभग 4 मार्क्स का आपका जो है वो पॉसिबल है कि 2025 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी आ जाए। मोटर की बात करें, जनरेटर और मोटर मिला के कहूंगा लगभग 4 to 5 मार्क्स पॉसिबल है, जनरेटर और मोटर मिला के। अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो देखो 2023 में 10 मार्क्स का था, 2022 में 11 मार्क्स का था, 2021 में 12 मार्क्स का था। तो इसका जो वेटेज है ना वो आपका लगभग 10 से लेकर के 15 मार्क्स तक के बीच में वैरी करता है। और यार ये बड़े इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर मतलब समझ रहे हो, पूरे मैथ्स पढ़ते हो तो तुम्हें 15 नंबर मिलते हैं, तुम 15 मार्क्स को यूं ही नहीं स्किप कर सकते हो। तो ये जो तुम्हारे दिमाग में था ना कि सर क्या मैं स्किप कर सकता हूं, आप स्किप नहीं कर सकते हैं भाई साहब। आप 10 to 15 मार्क्स का पेपर स्किप नहीं करके जा सकते हैं, यू कांट स्किप। 10 से 12 मार्क्स हैं, आप कैसे इसको स्किप कर सकते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। अब ये सर पाए कैसे, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा है। आप सर कंट्रोल सिस्टम हो गया, आपका जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ईएमएफटी हो गया, मेजरमेंट हो गया, इन सबको मिला दीजिए तो इलेक्ट्रिकल मशीन अकेला ही है। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो बहुत कुछ इसमें पढ़ने के लिए है, कैसे इतना जल्दी पढ़ेंगे? मुझे पता है कि आपके मन में ये भावना आ रही है। एक और खास बात है, अभी गेट 2024 का पेपर होने के जस्ट बाद आपका जो है वो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड का इंटरव्यू हुआ कंडक्ट, उसके बाद आपका बार्क का इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, अभी पीजीसीआईएल का इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। जो बहुत सारे स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए
एनएचपीसी का, बहुत जल्दी हम लोग आपको जो है उन बच्चों से मिलवाएंगे भी। तो जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का पेपर क्वालिफाई किया, अगर आप उनसे पूछोगे ना, मैक्सिमम पोर्शन मशीन का पूछा गया। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट को छोड़ के काम बन जाएगा। गेट में नंबर आ गए, कहीं भी आप इंटरव्यू पे जाओगे फिर आपको ये सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। पावर सिस्टम हो गया, मशीन हो गया, मेजरमेंट, इनसे आपके बहुत क्वेश्चंस इंटरव्यू के क्रिएटेड होते हैं। ठीक है, सो ये आपको एक तरीके से ना फाइनल राउंड में सिलेक्शन में काफी हेल्प आउट करने वाला है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर एनएचपीसी की बात करें, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे गए वो इलेक्ट्रिकल मशीन से पूछे गए थे, आप उसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। तो ये ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रिकल मशीन सिर्फ गेट में नंबर पाने के लिए ही नहीं, अगर पीएसयू तुम्हारा सपना है ना, तो पीएसयू में जाने के लिए जहां भी जीडीपीआई का मॉड्यूल इन्वॉल्व है, वहां पे पीआई निकालने के लिए भी आपको इलेक्ट्रिकल मशीन अच्छे से आनी चाहिए। आप इस सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकते, ये आपका कोर सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। इसका वेटेज जो है वो लगभग 12 to 15 मार्क्स के बीच में आ सकता है। एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको आप छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है। इसका आगे जब आप एमटेक भी करने जाएंगे ना, तो वहां भी इस सब्जेक्ट का आपको हर घड़ी जरूरत पड़ने वाली है। इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके बार बार काम आने वाले। तो ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अगर मैं बात करूं तो इस सब्जेक्ट से इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे कि आपका पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पोर्शन जहां आप स्पीड कंट्रोल जो है वो थ्रू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू समझते हो। तो ये जो पार्ट्स हैं, इनको समझने के लिए आपको जो है इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एज, भाई ये वाला सब्जेक्ट सबको समझ में नहीं आता, एक खास बात है, ये सब्जेक्ट सबको समझ में नहीं आता। जिसको समझ में आ जाता है उसको इसका क्वेश्चन बहुत आसान लगता है। तो सबको समझ नहीं आता, और ये आपको एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड कर सकता है अगर आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा ठीक ठाक से अच्छे से समझ लेते हो तो। ठीक है, सो ये आपको जो है कंपटीशन में आपकी रैंक सुधार सकता है। भाई साहब, आपका गुड रैंक जो है ना, वो सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स के थ्रू ही पॉसिबल है, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट तो हर स्टूडेंट जितना भी तैयारी कर रहा है किसी भी मोड में सब करेगा। कोर के ही बारे में अधिकतर लोगों के दिमाग में आता है, कैन आई स्किप? यू कांट स्किप। फाउंडेशन फॉर हायर स्टडीज, भाई साहब इलेक्ट्रिकल मशीन आपका एक फाउंडेशन सब्जेक्ट है आपके एमटेक में। इंडस्ट्रियल रेलेवेंस बहुत ज्यादा है इस सब्जेक्ट की नॉलेज होने का, मतलब आप ना इंडस्ट्री के लिए, जैसे मैंने पीएसयू का इंटरव्यू कहा, उसके लिए मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट बन जाते हो। क्या अभी भी सोच रहे हो इस सब्जेक्ट को छोड़ने का? नहीं सोच सकते सर, हम नहीं सोच सकते, ना हम छोड़ पा रहे हैं ना हम पढ़ पा रहे हैं। क्यों? अरे सर समय नहीं है, 6 महीने का समय है। इलेक्ट्रिकल मशीन आप कम से कम कहते हो कि 230-220 घंटे का सब्जेक्ट है, मैं कहां से निकालूंगा ये इतना टाइम? तो आइए एक छोटा सा धमाका कर देते हैं। आपने अगर थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा है पिछले साल या इससे पहले, कभी भी आपने जो है इलेक्ट्रिकल मशीन थोड़ा बहुत भी कॉलेज में पढ़ा है, तो भाई साहब मैं आपको एक चीज की श्योरिटी दे सकता हूं कि मैं आपको ना लगभग 70% नंबर जो है इलेक्ट्रिकल मशीन में दिला सकता हूं, वो भी बहुत कम एफर्ट डाल के आपको मिल सकता है। इसके लिए मैंने काफी मेहनत करी है और एक इस टाइप के मॉड्यूल का कोर्स बनाया है जिसमें कि जितने भी टॉपिक्स गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनको न्यूमेरिकल्स के थ्रू आप तक पहुंचाया जाए। और खास बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है। इलेक्ट्रिकल मशीन का यूट्यूब कोर्स सभी के लिए फ्री है। कब से स्टार्ट हो रहा है सर इस कोर्स का? क्या स्ट्रक्चर होने वाला है सर? देखो ये मेगा अनाउंसमेंट था, आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल मशीन का यूट्यूब का फ्री कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं। ये कॉन्साइज कोर्स है, महज 40 आवर्स के अंदर अंदर पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन गेट पॉइंट व्यू से जो आपको चाहिए वो मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। बस एक छोटी सी मेरी कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आपको बेसिक थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल के बारे में, मशीन के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो भी मैं आपको एक तरीका सिखा देता हूं।
मैं आपको अपने इस कॉन्साइज कोर्स के साथ साथ आपको मैं एक छोटा सा जो है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का लिंक भी शेयर कर दूंगा, जो कि इसी चैनल पे मौजूद है। तो आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा मामला। जो टॉपिक में आपको बेसिक भी नहीं पता है, उस टॉपिक को आप वहां पे जाके कवर अप कर सकते हो। थोड़ा समय लगेगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ एक बार भी आपने पेपर दिया है कभी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का अपने बीटेक में, तो भाई साहब आपको कोई जरूरत नहीं, इस कॉन्साइज कोर्स से आप फुल मार्क्स पा सकते हो। अगर आपने बहुत, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में भी अगर इलेक्ट्रिकल मशीन का आपने पेपर दिया है, जो आपका इलेक्ट्रिकल का पेपर आता था, तब भी सफिशिएंट है। इस कॉन्साइज कोर्स से आप 70% मार्क्स अटेन कर सकते हो, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। कब से शुरू हो रहा है सर? ये तो एक ऐसी दौड़ है जिसमें हम सब पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो कब से शुरू हो रहा है सर? ये स्टार्ट हो रहा है 23rd से, यानी आपका ट्यूसडे से। और इस कोर्स का मॉड्यूल क्या होगा सर? देखो, इस कोर्स का मॉड्यूल क्या होगा, मैं आपसे बहुत कम समय लेने वाला हूं। इलेक्ट्रिकल मशीन का ये कोर्स होगा सिर्फ आपका 1 आवर का, 8 to 9 PM, 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप मान के चलो, लेकिन ऑलमोस्ट 1 आवर के हिसाब से है। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस अगर आप काउंट करोगे तो 15 है, यानी 15 आवर्स का ये कोर्स आपको नजर आ रहा होगा, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स एंड एवरीथिंग। थोड़ा बहुत प्लस माइनस जाएगा, और आपको जो ये कोर्स है वो लगभग 20 घंटे के आसपास में मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। बाकी का समय हम लोग न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस करेंगे। एक न्यूमेरिकल सेशंस भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो ये वाला जो है वो रिवीजन हो सकता है, किसी ने पहले पढ़ रखा था, उसका पूरा कंप्लीट फुल रिवीजन हो गया। ठीक है सर, 20 घंटे का ये है लगभग, और बाकी आप कह रहे हो 20 घंटे का न्यूमेरिकल का एक डिफरेंट सेशन है। तो दोनों मिलाकर के 40 आवर्स में आपका पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल मशीन आपको मैं डिलीवर कर रहा हूं। ठीक है, अब आपने कहा सर ये जो 15 आवर्स हैं, ये जो आपने 15 आवर्स का सिलेबस दिया है, ये कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा और कब कब चलेगा? तो भाई साहब ये आपका चलने वाला है सैटरडे संडे। कब कब चलने वाला है? सैटरडे और संडे को चलने वाला है। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। सर आपने मेगा इवेंट तो फोड़ दिया, हम लोगों का बिल्कुल जो है वो दिमाग इस मामले को लेकर के क्लियर हो गया कि कुछ जबरदस्त 8 से 9 एक प्राइम टाइम आप इलेक्ट्रिकल मशीन का स्टार्ट कर रहे हो। तो इस प्राइम टाइम इलेक्ट्रिकल मशीन को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैंने आपको कहा है कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके 70% मार्क्स इस कोर्स से आ जाएंगे। ठीक है, ये एक रिवीजन कम कॉन्साइज कोर्स है जिसमें न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा, और उन न्यूमेरिकल्स के थ्रू मैं आपको काफी क्वेश्चंस डिराइव कराऊंगा। इस कोर्स के साथ में अगर आपने विजय बैच के क्वेश्चंस लगा लिए ना, आप मेरी बात को मान के चलिए, आपके 100% इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चंस बन जाएंगे गेट 2025 में आने वाले। ठीक, पूरी तरह से उसी हिसाब से ये कोर्स जो है वो डिजाइंड है। अब आ जाइए बात करते हैं सर, करेक्ट सोर्सेस क्या होते हैं रिवीजन के। अक्सर ना जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रखे हैं उनके मन में ये जरूर आता है कि सर रिवीजन कैसे करें, कहां से रिवीजन करें सर, रिवीजन कहां से करें सर। तो देखो, रिवीजन करने के लिए जो आपके दिमाग में आता है कि सर रिवीजन कहां से करें, क्या सेशंस को देखें, बार बार सेशंस को देखें, या फिर अपने नोट्स से करें। तो देखो, रिवीजन करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज होती है लेक्चर नोट्स। सबसे पहला आपको प्रायोरिटी देनी है अपने लेक्चर नोट्स को। जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, जब आप ये कॉन्साइज कोर्स करेंगे तब भी आप ध्यान रखिएगा, लेक्चर नोट्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट होंगे रिवीजन मॉड्यूल के लिए। उसके बाद दूसरा आपका होता है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर, जहां प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं लगभग 50% क्वेश्चन तो रिपीट ही होना है। रिपीट होना है मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होना है, उससे उसी टॉपिक से उसी तरीके का सेम पैटर्न पे सॉल्व होने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, और बाकी का जो 50% क्वेश्चन है उसमें से भी 30% थोड़ा बहुत मोल्डेड होगा और बाकी नए क्वेश्चन होंगे। तो 70% जो है वो मैंने आपसे कहा 70% में आपको फुल मार्क्स दिलाने वाला हूं। 70% मार्क्स कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई 50% तो रिपीटेड होंगे, तो गेट में जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको सिखा दूंगा। फिर 30% थोड़े मोल्डेड होते हैं, वो भी आपको मैं सिखा दिया। तो 70% तो आपके 100 हो गए। अब बाकी के करने के लिए मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल का जो है, अगर आप विजय सेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, विजय बैच को ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपके 99 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए।
ठीक है, 1 मार्क्स मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ भाई, क्योंकि वो आपको ही सॉल्व वॉल्व करना है, कोई कैलकुलेशन एरर आपकी हो गई तो उसके लिए 1% छोड़ा। चलिए, अब आपको वीडियो लेक्चर्स और ट्यूटोरियल्स में क्या करना चाहिए, दोबारा लेक्चर नहीं देखनी चाहिए। डोंट प्लीज प्लीज डोंट वॉच एंटायर लेक्चर्स। एंटायर लेक्चर कभी नहीं देखने चाहिए। क्यों? समय बर्बाद होगा। आपने एक बार पढ़ रहे थे, उसी समय अपने नोट्स आपने बना लिए थे। अब आप नोट्स से रिवीजन करिए, और नोट्स में आपको जहां जहां पॉइंट नहीं समझ में आते हैं, सिर्फ उन पॉइंट्स के लिए आपको वीडियो लेक्चर देखना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? सिर्फ उन पॉइंट्स के लिए आपको वीडियो लेक्चर्स देखने चाहिए। सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स के लिए रेफरेंस टेक्स्ट बुक का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए अगर मैं आपको एक दो रेफरेंस किताबें कहूं तो देखिए, पीएस भीमरा के सॉल्व्ड एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप उनको सॉल्व करते तो वेरी गुड। बहुत ज्यादा जो कैलकुलेटिव है या फिर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है, उनको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं अगर और कौन सी रेफरेंस बुक्स है सर, तो एक और रेफरेंस बुक आती है पार्कर स्मिथ की, सिर्फ न्यूमेरिकल की बुक आती है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो पार्कर स्मिथ की आप किताब यूज कर सकते हैं, आप पीएस भीमरा की किताब यूज कर सकते हैं, अभी यहां नहीं दिख रही है। और इसके साथ में आप नागराथ एंड कोठारी की सिग्मा सीरीज आती है, सिर्फ न्यूमेरिकल की, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो, अदरवाइज तो बस आप मेरे लेक्चर्स देखिए, गेट के पीवाईक्यू सॉल्व करके चले जाइए। अगर आपके पास कम समय है और आप इस सब्जेक्ट पे कम समय दे पा रहे हैं, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बिल्कुल जबरदस्त है भाई साहब, क्योंकि आपके पास कॉलेज का भी टाइम है और उसके बाद आपको पढ़ना भी है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं, तो समय कम बचा है। उनके लिए तो भाई साहब सबसे बेहतरीन है कि आप YouTube का जो मैं धमाका अभी थोड़ी देर पहले किया था उसको फॉलो कर डालिए। अब इक्विवेलेंट एंड अदर एग्जांपल्स ऑफ पीवाईक्यू, पीवाईक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदर एग्जाम्स कौन से हैं, जैसे ईएससी है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चंस को भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, क्योंकि गेट में अब आजकल एनएटी टाइप है, तो वहां पे आपको अपना डेटा लिखना होता है। वहां पे आपका गेट में जो है वो ईएससी के कन्वेंशनल क्वेश्चंस को भी यूज उन्होंने कर रखा है, तो ईएससी के कन्वेंशनल क्वेश्चंस को भी आप अपना सोर्स बना सकते हो। तो पीवाईक्यू ईएससी ऑब्जेक्टिव और पीवाईक्यू ईएससी कन्वेंशनल, ये आपका गेट का जो है वो फुल सोर्स होगा। ध्यान ये रखिएगा कि कुछ पोर्शंस आपके सिलेबस से बाहर है, ईएससी के सिलेबस में है, गेट के सिलेबस में नहीं है, उनको आप गेट की प्रिपरेशन के लिए अगर आप डेडिकेटेड हैं तो उनको आप छोड़ सकते हो कन्वेंशनल या ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व करते समय। सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूं, क्या है सिलेबस सर, तो गेट 2025 में जो सिलेबस के चेंजेस एक्सपेक्टेड थे वो नहीं हुए हैं, और पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो 2024 तक जो था वही सिलेबस कॉपी पेस्ट कर दिया है रुड़की ने। तो यहां पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इफिशियंसी, रेगुलेशन, थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शंस, वेक्टर ग्रुप, पैरेलल ऑपरेशन, ऑटो ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल। तो ये तो आपका पहला पार्ट हो गया। डीसी मशीन में सेपरेटली एक्साइटेड सीरीज, शंट, मोटरिंग, जनरेटिंग मोड, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ द डीसी मोटर्स, यहां पर भी इन्होंने कंपाउंड मोटर्स को छोड़ रखा है सिलेबस में। थ्री फेज इंडक्शन मशीन में प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, टाइप्स, परफॉर्मेंस, टॉर्क, स्पीड, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, नो लोड ब्लॉक रोटर टेस्ट, इक्विवेलेंट सर्किट, स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सब देखो ये सिर्फ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तक ही सीमित है। फिर आपका आ गया सिंक्रोनस मशीन, इसमें आपका सिलेंड्रिकल मशीन हो गया, सेलिएंट पोल मशीन हो गया, परफॉर्मेंस हो गई, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर्स। देखो ये आप दो जगह पढ़ते हो, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर आपको पावर सिस्टम में भी पढ़ना पड़ता है, यहां भी पढ़ना पड़ता है, तो ये एडवांटेज है। स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, टाइप्स, लॉसेस, इफिशियंसी कैलकुलेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन। तो सिंक्रोनस से क्वेश्चन आने के चांसेस भाई साहब इस बार ज्यादा है। एक बार जल्दी से दिखा देता हूं, इसी सिलेबस को मैं एक्सपैंड कर देता हूं। तो देखो ट्रांसफार्मर की मैं बात करूं तो मैग्नेटिक सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट है, ठीक है, ये मीडियम चांसेस हैं कि आएगा, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंड्यूस्ड डीएमएफ, इसके चांसेस बहुत हाई हैं कि इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। जो हाई है उसको मैं रेड कलर से आपका यहाँ पे दिखा देता हूँ। वर्किंग प्रिंसिपल आपका जो है उसके चांसेस हाई हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हाई चांसेस हैं, इक्विवेलेंट सर्किट से क्वेश्चन आने के मीडियम,
टू हाई चांसेस है, मीडियम टू हाई चांसेस है। फेजर डायग्राम पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लो है। टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर पे क्वेश्चन आपका आ सकता है, पर यूनिट सिस्टम इफिशियंसी, इन सब पे आने के चांसेस आपके हाई हैं, ठीक है। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन हाई है, इफेक्ट्स ऑफ हार्मोनिक्स मीडियम है, स्पेशल ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन लो है, ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन मीडियम टू लो है। मैग्नेटिक सर्किट, ट्रांसफॉर्मर एज अ मैग्नेटिक सर्किट, देखिए पिछले साल ज्यादा था, इस साल ये लो की कैटेगरी में आता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर भी आपका लो की कैटेगरी में आता है, यानी लो पॉसिबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आपके रहेंगे। जिनसे रहेंगे उनको मैंने पिंक से या फिर आप कह सकते हो रेड से मैंने दिखा दिया। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल 3 फेज इंडक्शन मोटर का, टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर से ज्यादा इक्विवेलेंट सर्किट और पावर फ्लो है। परफॉर्मेंस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसके चांसेस आपके मीडियम टू हाई हो सकते हैं। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कर्व मीडियम टू हाई है। नो लोड ब्रॉक रोटर टेस्ट मीडियम टू हाई है। फिर आपका सर्कल डायग्राम लो है। केज मोटर टाइप से क्वेश्चन के मीडियम है। स्पीड कंट्रोल एंड इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग मीडियम टू हाई है। जनरेटर मीडियम है, लो है। एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर लो है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर लो है। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मीडियम टू हाई आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मीडियम टू हाई आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बाद मैं बात करूं अगर डीसी मशीन में, तो देखो डीसी मशीन में कम्यूटेटर एक्शन मीडियम टू हाई है। टॉर्क इन डीसी मशीन मीडियम टू हाई है। सर्किट मॉडल ऑफ डीसी मशीन मीडियम है। आर्मेचर रिएक्शन एंड कॉम्पनसेशन मीडियम टू हाई है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन हाई है। शंट मशीन हाई है। सीरीज मशीन हाई है। कंपाउंड वेरी लो है। वोल्टेज बिल्डअप इन मशीन, ये आपका मीडियम टू हाई की कैटेगरी में आता है। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मीडियम टू हाई की कैटेगरी में आता है। इफिशियंसी एंड लॉसेस मीडियम टू हाई की कैटेगरी में है। डीसी मशीन का स्पीड कंट्रोल हाई की कैटेगरी में। इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग हाई की, ये तो आपका लो की कैटेगरी में। इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ योर गेट सिलेबस। टेस्टिंग लो है। एंड डीसी मशीन कंस्ट्रक्शन, इसमें आपका आर्मेचर रिएक्शन एंड कॉम्पनसेशन वाला पार्ट में अलग कर रखा है, तो कंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ है नहीं जो ज्यादा वो पूछे, सो वो लो है। तो ये आपका डीसी मशीन के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। सिंक्रोनस मशीन की मैं बात करूं तो सिंक्रोनस मशीन में देखो कंस्ट्रक्शन एंड एक्साइटेशन, ये आपका जो है वो मीडियम टू हाई है। इसके बाद मीडियम है। हाई की मैं बात करूं तो आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर वाइंडिंग्स हाई है। आर्मेचर रिएक्शन इन सिंक्रोनस जनरेटर हाई है। इलेक्ट्रिकल मॉडल, पावर एंगल इक्वेशन एंड कर्व मीडियम टू हाई है। ये आपका आर्मेचर रिएक्शन इन सिंक्रोनस मोटर हाई है। सिंक्रोनस मोटर मॉडल एंड पावर एंगल इक्वेशन, पावर फ्लो, सेलिएंट पोल मशीन और साथ साथ आपका स्लिप टेस्ट हाई है। सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड टॉर्क मीडियम टू लो है। कंडेंसर मीडियम टू हाई है। पैरेलल ऑपरेशन हाई है। स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मशीन, स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन लो है। लॉसेज एंड इफिशियंसी हाई है। स्टेबिलिटी एंड हंटिंग एंड स्टेबिलिटी, ये मीडियम टू हाई की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिंक्रोनस मशीन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मैंने सर्कल कर दिया है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जो येलो कलर के हैं वो मीडियम की रेंज में है, और जो व्हाइट कलर के हैं वो भाई साहब बिल्कुल लो कैटेगरी में है, मतलब शायद ही उस पर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो होपिंग कि आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्ट्रिकल मशीन के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका ध्यान रखना है। सिलेबस के बारे में अब आप अच्छे से जानते हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल मशीन स्किप क्यों नहीं करना है। गेट का एग्जाम बहुत सारे लोगों के लिए एक सीढ़ी है जिससे वो पीएसयू में जाना चाहते हैं, और पीएसयू में जाने के लिए ये जरूरी है कि आप बहुत ध्यान रखें कि आपके कोर सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगर अभी मौका नहीं है तो कोई बात नहीं, गेट तक आप पहले क्वेश्चंस पे फोकस करें, गेट का एग्जाम अच्छे से निकालें, उसके जस्ट बाद तुरंत आप लग के अपने कोर पे अच्छे से पढ़ाई करें, जिससे कि आपको किसी भी इंटरव्यू में कहीं कोई डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। होपिंग कि आपको ये मेरा जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आया है, आपने पूरा देखा है। बहुत सारा प्यार आप लोगों को, लॉट्स ऑफ लव। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में होता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में, इसी सेशन के कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं पर्सनली खुद आंसर करूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव।